हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। लर्न टू फाइंड योर पाथ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 28 सितंबर 2018 को जो रेलवे के ग्रुप डी का पेपर हुआ था, तो उसकी पहली शिफ्ट के जो मैथ्स के क्वेश्चन थे, आज हम वो आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि अब हमें उम्मीद है कि जल्दी रेलवे ग्रुप डी के पेपर शुरू होंगे, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है कि ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, कि आप प्रीवियस ईयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। और मैथ इसमें एक मेजर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए ताकि आपकी हेल्प हो सके। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, मैं हिंदी में आपको ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, मैं हिंदी में आपको बोलकर समझा दूंगा। तो इसमें हमसे कहा है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 10 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन एन अदर 14 मीटर इन 2 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब हमसे कहा है कि कोई चीज़ है जो 10 मीटर 4 सेकंड में चलती है और 2 सेकंड में 14 मीटर चलती है, कोई दूसरी चीज़, दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनकी औसत चाल क्या होगी। तो हम जानते हैं कि जो इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हम यहाँ देखते हैं कि हमें यहाँ निकालना होगा कुल दूरी बटे कुल समय। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है टोटल डिस्टेंस, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय, यानी टोटल टाइम। तो चलिए करते हैं इसे। अब टोटल डिस्टेंस हमें कितना दिया है, 10 मीटर तो इसने तय किया और 14 मीटर इसने, तो 10 + 14, और टोटल टाइम 4 सेकंड इसने लिया और 2 सेकंड इसने, तो इन्हें भी हम जोड़ देते हैं। तो ऊपर हो गया 24, नीचे हो गया 6, तो ये आ गया 4, यानी 4 मीटर प्रति सेकंड इसकी एवरेज स्पीड आ गई। और ये हमें दिया है हमारी ऑप्शन डी में 4 मीटर प्रति सेकंड। ये S-1 इसलिए क्योंकि ये बटे में होगा, मीटर ये इस तरह से होगा, मीटर प्रति सेकंड। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये हमें एक समीकरण दिया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें करना क्या है, हमें इसे समझना है इस तरह से कि इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि जो धन पूर्णांक हैं और ऋण पूर्णांक हैं उन्हें हल करने पर क्या आएगा। तो अगर हम धन के देखें तो ये 6x² है, तो ये 6 प्लस का है, ये 3 प्लस का है, 1 प्लस का है, और ये 5 है माइनस का। तो जब इनको हम जोड़ लेते हैं धन वालों को, तो ये 6 + 3 + 1, और फिर माइनस वाले को हम इसमें से घटा दें तो हमारा एक आएगा 6, 3, 9 और 1 10 - 5 यानी 5। हमें x की जगह यहाँ पर कुछ भी नहीं रखना, x को हम 1 मान लेंगे यहाँ पर, और बाकी का हमें यहाँ सॉल्व करके निकालना होगा कि इसका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि 5। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ये यहाँ पर 315 है, तो हमसे कहा 315 मार्बल को अगर अमन, अशोक और आलोक में 7:3:5 में बांट दिया जाए, तो फिर हमसे पूछा है कि अमन को जो है वो अशोक से कितने ज़्यादा मार्बल मिलेंगे। यानी 315 मार्बल हैं, उन्हें 3 लोगों में, अमन, अशोक और आलोक में बांटा गया है 7:3:5 में, और फिर हमसे कहा है कि अमन को अशोक से कितने ज़्यादा मिलेंगे। तो हम इसे देखते हैं। जब हमें 7:3:5 दिया है तो हम मान लेते हैं कि 7x, 3x और 5x, और इन दोनों का योग हमें कितना दिया है, हमें दिया है 315। यहाँ से हो जाएगा 7 और 3 10 5 15, यानी 15x = 315। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 21। अब हमसे पूछा है कि अमन को अशोक से कितने ज़्यादा मिले। तो अमन के यहाँ पर कितने थे, अमन के थे 7 और अशोक के थे 3, यानी इन दोनों के बीच का अंतर आ जाएगा 4x। तो 4 और x का मान है 21, ये हो गया 84, यानी हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 4x² + kx + 5 इज डिविजिबल बाई x + 1। यानी हमसे कहा है कि ये जो समीकरण दिया है हमें, ये x + 1 से डिविजिबल है, यानी ये इससे पूरी तरह विभाजित हो जाता है। तो फिर हमसे कहा है कि ये वाला जो समीकरण हमें दिया है चारों ऑप्शन में से किस से, और मतलब किस ऑप्शन से डिविजिबल होगा। तो हम जानते हैं कि ये x + 1 से डिविजिबल होगा, तो ये x का मान यहाँ से हो जाएगा -1, यानी अगर हम x का मान -1 इस समीकरण में रख देंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसे करके। तो ये 4x² + kx + 5, और इसे हम रखेंगे 0 के बराबर।
अब x का मान -1 रखते हैं तो यहाँ पर तो 4 ही हो जाएगा। यहाँ होगा k इंटू का -1 प्लस 5 बराबर 0। ये हो गया 4 और ये माइनस का k हो जाएगा और ये प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से k बराबर आएगा 9। तो k बराबर यहाँ से जो 9 आ रहा है, तो k का मान हम रखते हैं, k बराबर हमें यहाँ से मिल गया ये 9। तो अब हमें देखना है कि चारों ऑप्शन में से मतलब किस ऑप्शन से ये विभाजित हो जाएगा ये समीकरण हमारा जो है। तो चलिए हम पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। तो पहले ऑप्शन में हमें दिया है कि 4x प्लस 5 बराबर जो है ये 0 है। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा -5/4। तो चलिए हम x का और k का मान इस समीकरण में रख के देखते हैं। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो ये हमारा हो जाएगा सही जवाब। चलिए 4, x का मान हमें दिया है -5/4, तो इसका स्क्वायर प्लस k, तो k का मान 9 है और ये x, तो -5/4 प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से इसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा, ये 4 गुणा 25/16, ये हो जाएगा -45/4 और ये प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ से 4 से ये 4 बार कट जाएगा तो ये हो गया 25/4 -45/4 प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये आ गया -20/4 प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ से अगर हम इसे एलसीएम ले लेंगे तो आएगा -20 प्लस 20/4 बराबर 0। तो यहाँ से कट गया और ये हो गया 0, यानी 0 दोनों तरफ ही 0 आ गया, यानी कि हमारा पहला जो ऑप्शन है वो इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा। तो यानी हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न में हमसे कहा है कि गरिमा और उसकी बहन किसी किसी घर की दीवार को पेंट करते हैं 45 दिनों में। ये दोनों मिलकर करते हैं तो 45 दिन लगते हैं। अगर गरिमा अकेला ये काम करती है तो इसे 81 दिन लगते हैं। फिर हमसे कहा है कि इन दोनों ने काम करना शुरू किया, लेकिन गरिमा की बहन को 9 दिन पहले, यानी काम समाप्त होने से 9 दिन पहले काम छोड़ना पड़ा। तो इन दोनों बहनों ने मिलकर मतलब ये पूरा जो काम है ये कितने दिन में हो गया। तो चलिए इसे करते हैं। पहले हम देखते हैं गरिमा और उसकी बहन काम करते हैं कितने दिन में, 45 दिन में। गरिमा अकेली कर लेती है इसे 81 दिन में। तो पहले हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम इसका आ जाएगा यहाँ से 405। तो 45 से ये 9 बार जाएगा और 81 से ये 5 बार, यानी गरिमा और उसकी बहन की जो मिलाकर क्षमता आएगी, एफिशिएंसी, वो 9 है और गरिमा की अकेली है 5। तो गरिमा की बहन की क्षमता यहाँ से कितनी आएगी, 4। तो इसको हम यहाँ अलग लिख लेते हैं। गरिमा की बहन की क्षमता कितनी है, 4, कार्य करने की क्षमता 4। अब हमसे कहा है गरिमा की बहन को 9 दिन पहले छोड़कर जाना पड़ा, यानी बाकी जो बचा हुआ 9 दिन था उसमें तो गरिमा ने अकेले ही वो काम किया। तो हम इस काम को निकाल लेते हैं। गरिमा की अकेले की क्षमता 5 है और उसने 9 दिन में कितना काम किया, तो ये हो गया 45, यानी 45 काम गरिमा ने किया और इस 45 यूनिट काम के अलावा जो काम था वो इन दोनों ने मिलकर किया। तो हम एक काम करते हैं, टोटल काम जो हमारा 405 यूनिट है ये, इसमें से 45 घटा लेते हैं तो कितना आता है, 360। यानी 360 काम जो है तो गरिमा और उसकी बहन ने मिलकर किया था। तो हम देखते हैं कितने दिन लगेंगे, तो इसके लिए इसकी क्षमता से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से आएगा 40 दिन। तो 40 दिन ये और 9 दिन वो जिसमें गरिमा ने अकेले काम किया था, यानी कुल मिला के 49 दिन। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि आकाश के पिता की जो उम्र है वो 1 साल पहले इसकी उम्र की 9 गुनी थी। यानी आकाश के पिता की उम्र आकाश की उम्र की 9 गुनी थी, कब, 1 साल पहले। फिर हमसे कहा है कि 3 साल बाद इसके पिता की उम्र आकाश की उम्र की 5 गुना हो जाएगी। तो फिर हमसे पूछा है कि अगले साल आकाश कितने साल का हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हम मानते हैं कि 1 साल पहले आकाश की जो उम्र थी वो x थी, तो उसके पिता की कितनी हो गई, 9x, क्योंकि 9 गुनी थी। और हमसे कहा है कि 3 साल बाद उसके पिता की उम्र 5 गुनी होगी, यानी कि 3 साल बाद, और ये 1 साल पहले की है। तो 3 और 1 4 वर्ष हो गए, तो 4 वर्ष ये, यहाँ भी हम 4 जोड़ेंगे। फिर हमसे कहा है कि उसके पिता की उम्र जो है ये 5 गुनी हुई, यानी आकाश की उम्र में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो उसकी और उसके पिता की उम्र हो गई बराबर। चलिए अब इसे हल करके x का मान निकालते हैं। तो हो गया 5x प्लस 20 बराबर 9x प्लस 4। तो यहाँ से इधर जाएगा 4x बराबर
16। तो x का मान आ गया यहाँ से 4, x का मान 4 आ गया। यानी पिछले साल जो है वो आकाश की उम्र कितनी थी, ये थी 4 साल, यानी अभी 5 साल का है। और हमसे इसमें पूछा गया कि अगले साल कितने का होगा, अगले साल वो 6 का हो जाएगा। यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमसे इसमें कहा है कि इन चारों में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए इसे हम देखते हैं। तो वैसे तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें इनका वर्गमूल निकालने की ज़रूरत पड़ती कि जो दिए हैं तभी तो हमें पता चलता कौन एक परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं। पर इस प्रश्न में हम देखते ही बता सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के स्क्वायर में हम जानते हैं किसी भी संख्या के स्क्वायर में अंत में 0 नहीं आता है। इसे आप चेक कर सकते हैं कि आता है या नहीं, मुझे तो पता है। चलिए अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर टू द एरिया ऑफ अ। इस प्रश्न में हमसे कहा है कि यहाँ रीनलर नहीं होगा, ये होगा रेगुलर। रेगुलर रेगुलर यानी इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमसे कहा है कि अगर कोई वर्ग है यानी स्क्वायर है, कोई वर्ग है और एक हेक्सागन यानी षटभुज है, अगर दोनों का पेरीमीटर बराबर है। चलिए इसे हम पहले यहाँ देख लेते हैं कि ये वर्ग हो गया और ये हो गया एक षटभुज। अगर इनका पेरीमीटर यानी परिमाप, चारों भुजाओं की जो लंबाई है वो बराबर है, तो इनकी एरिया यानी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो अगर मैं मान लूँ कि इसकी जो षटभुज है इसकी भुजा 2x हम मान लेते हैं, तो इसकी सभी भुजाओं का जो परिमाप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x। तो इसके बराबर अगर हमें इसे करना है चतुर्भुज वर्ग की भुजाएं, तो इसको हमें लेना पड़ेगा 3x, तभी तो इसकी 3 चौका 12x होंगी, यानी इनका दोनों का परिमाप 12x हो गया। तो चलिए अब देखते हैं, जब इसकी भुजा 3x है वर्ग की, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो होता है भुजा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर अनुपात, और ये होता है जो षटभुज होता है इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 6√3 ए स्क्वायर। ए यानी भुजा, तो भुजा हमें कितनी दी है 2x, तो 2x का स्क्वायर बटे 4। चलिए इसे देखते हैं, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार। तो अब इसे हम देखते हैं खोल के, तो ये हो गया 9x स्क्वायर अनुपात, यहाँ से 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 ने 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 6√3 एक्स स्क्वायर। x से x कट गया, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, और ये √3 से √3 बार, यानी अनुपात आ गया √3/2। यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब हो गया। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है यहाँ हम पहले देख लें कि ये जो है बटे होगा, यहाँ पर अपॉन का साइन होगा यहाँ पर। इस तरह से हमें निकालना है कि 3/12 ऑफ ये, तो ऑफ का मतलब जानते हैं गुणा होता है। तो चलिए इसे करते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, पहले इस वाले हिस्से को हम हल कर लेते हैं। तो यह 2/5 प्लस 4/15 अपॉन 3/5 माइनस 2/5। तो हम देखते हैं कि ऊपर जो हमारा एलसीएम आएगा 15 आएगा, तो यहाँ से आएगा 5 3 15, 3 दूनी 6, 6 प्लस 4 बटे, यहाँ से हमें दिख रहा है सीधा सीधा 1/5 होगा, 5 से ये 3 बार कट जाएगा, तो ये हो गया 6 4 10/3, 10/3 ही, और 3/12 यहाँ पर था। ऑफ का मतलब होता है गुणा, 3 से 3 कट गया, 2 से ये 6 बार और ये 5 बार, यानी आंसर आएगा हमारा 5/6। और 5/6 कहाँ दिया, ये दिया ऑप्शन बी में। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न में हमसे कहा है कि 2 पाइप हैं, पाइप सी और पाइप डी, जो कि अकेले अकेले किसी टैंक को 4 घंटे और 5 घंटे में भर सकते हैं। फिर हमसे कहा है कि अगर पाइप सी को 3 घंटों के बाद बंद कर दिया गया और जैसे ही इसे बंद किया गया वैसे ही पाइप डी को खोल दिया गया, तो हमसे पूछा है कि कितने घंटों में वो टैंक भर जाएगा। चलिए करते हैं इसे, देखते हैं कि सी कितने में भरता है, 4 में, डी भरता है 5 में। इनका एलसीएम ले लें तो ये हो गया 20, ये 5 और ये 4, यानी सी की एफिशिएंसी 5 और डी की 4। हमसे कहा है कि सी को 3 घंटे बाद बंद किया गया, यानी 5 की एफिशिएंसी और 3 घंटे में कितना भर देगा, ये भर देगा 15। और फिर हमसे कहा कि फिर तुरंत डी को खोल दिया गया। अब 15 जब भर गया तो बचा कितना था, बचा था ये 5, और डी की एफिशिएंसी है 4,
तो ये कितनी देर में भर देगा, ये भर देगा 5/4, यानी ये होता है 1.25, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 1.25, यानी 1.25 घंटा होता है, यानी ऑप्शन बी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, तो इसे करते हैं। यहाँ पे पहले हम जानते हैं किस तरह सॉल्व होता है, ये बॉडमास से होता है सॉल्व। पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं, तो पहले सॉल्व करने के लिए हम पहले लिख लेते हैं इसे 3 गुणा 1 प्लस -2 गुणा -2, और ये इस तरह से। तो इसे इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, वो 9 - 2 7, और 52 में 7 गया तो ये हो गया 45। 45 भागित, यहाँ देखते हैं ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 गुणा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस का 4। जब प्लस के 4 को 1 में जोड़ेंगे तो ये 5, और इसका 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 15। यहाँ आएगा 15, यानी 45 में जब 15 से भाग देंगे तो कितना आता है, ये आता है 3, यानी हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखें अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि मतलब कोई एक ट्रायंगल है जिसके जो वर्टिसेस हैं, यानी जो शीर्ष हैं, उनके जो कहते हैं जो निर्देशांक हैं वो ये दिए गए हैं ए बी और सी के, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए करते हैं इसे। तो इस प्रश्न में हमसे कहा है कि कोई त्रिभुज है जिसके वर्टिसेस यानी कि शीर्ष के निर्देशांक हमें दिए और हमें इसका एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं कि इसका एक सूत्र होता है, वो होता है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो हमें से यहाँ नाम लिख लेते हैं, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो हम इन्हें सूत्र में लगाते हैं, देखते हैं 1/2 x1 की जगह -4 y2 माइनस y3, तो ये -5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर x2 की जगह -3 y3 माइनस y1, तो y3 की जगह -2 और y1 की जगह 2, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। फिर प्लस x3 की जगह 3 y1 माइनस y2, y1 -2 है और y2 है -5, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो देखें तो यहाँ पर ये कट जाएगा, तो ये हिस्सा तो 0 हो गया। अब इसे यहाँ देखते हैं हल करके। पहले -5 में से 2 गया तो -3 और -4 हो जाएगा प्लस का 12, और ये हिस्सा पूरा हो गया 0। तो यहाँ आएगा ये प्लस 5 में से 2 गया 3 3 9, तो ये आ जाएगा 12 और 9 21/2, यानी 10.5। हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हो अपना अगला प्रश्न। इसमें हमसे कहा है कि ए और बी किसी काम को साथ में करते हैं। प्रश्न में हमसे कहा है कि ए और बी किसी काम को साथ में 15 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उसे 25 दिनों में कर सकता है। फिर हमसे कहा है कि ये दोनों काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी जो है वो काम ख़त्म होने से 5 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। फिर हमसे पूछा है कि हाउ मैनी डेज डिड ए एंड बी वर्क टुगेदर, मतलब ए और बी ने कितने दिन तक साथ काम किया। तो चलिए करते हैं इसे। हमें दिया है कि ए और बी मिलकर करते हैं 15 दिन में, ए अकेला करता है 25 दिन में। तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी आएगी यहाँ से 75, ये 3 और ये 5, यानी ए और बी की जो साथ में क्षमता है वो 5 है और ए की 3 है। तो बी की क्षमता यहाँ से कितनी आ गई, बी की क्षमता आ गई 2, बी की क्षमता 2 आ गई, ए की 3 है। ये हमसे कहा है कि बी 5 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, यानी 5 दिन पहले जब बी छोड़कर चला गया तो 5 दिन का काम जो बचा हुआ था वो ए ने किया, और ए की क्षमता है 3, तो ए ने 3 की क्षमता से 5 दिन में कितना काम किया, ये किया 5 × 3 यानी 15। अब बचा शेष काम कितना बचा, 75 में से 15 घटाएंगे तो 60, यानी 60 काम जो है ये ए और बी ने दोनों ने मिलकर किया, और दोनों ने मिलकर कितने की क्षमता से किया, 5 की क्षमता से। तो कितने दिन लगेंगे, 12, यानी 12 दिन दोनों ने साथ में काम किया, यानी हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमसे अगले प्रश्न में कहा है कि तरुण और तपन कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं।
13,000 और 19,500 रुपये लगाकर। फिर हुआ क्या कि कोई फाइनल से इमरजेंसी आ गई, जिसके कारण तपन ने अपना जो अमाउंट है वो 8 महीने बाद निकाल लिया। पूरा का पूरा अमाउंट 8 महीने बाद निकाल लिया। और फिर हमसे कहा है कि साल के अंत में यानी 12 महीनों के बाद जो इनका जो प्रॉफिट होगा उसका रेशियो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट और टाइम का जो गुणा होता है वो सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रॉफिट के। तो अगर हम देखें तरुण ने, हम मानते हैं कि 130 रुपये लगाए थे, कितने महीने के लिए, ये पूरे 12 महीने के लिए, बटे तपन ने लगाए थे 195 रुपये, क्योंकि 2 जीरो लास्ट में कटे आएंगे, इसको कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन तपन ने कितने, 8 महीने बाद निकाल लिए, तो इसने 8 महीने के बाद लगाए। तो अब देखते हैं इनका जो फ़ायदा यानी प्रॉफिट होगा वो किस अनुपात में होगा, देखते हैं इसे। ये हम देखते हैं 4 से 3 बार कटेगा, ये 2 बार। इसे देखते हैं 5 से, तो ये 5 से कटेगा। इसे हम 65 से सीधा काट सकते हैं, 65 दूनी 130 और 65 दिया 195। यहाँ 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी इनका जो प्रॉफिट का अनुपात आएगा वो 1:1 आएगा, यानी दोनों को बराबर प्रॉफिट मिलेगा। यानी ऑप्शन बी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमें एक सारणी दी गई है जिसमें कि हमें दिखाया गया है कि 4 क्वार्टरों में सेल्स कितनी हुई है। 4 क्वार्टरों में किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट की कोई सेल हुई है, वो कितनी हुई है। हमसे पूछा है कि व्हाट आर द एवरेज सेल्स पर क्वार्टर, यानी इन चारों का हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए हम जानते हैं कि चारों को जोड़कर और 4 से भाग दे देंगे तो एवरेज निकल आएगा। तो जोड़ते हैं चारों को, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से। इससे पहले ये देखते हैं, 5 और 3 8 और ये 9 9 और 1 1000, यानी 1200/4, तो एवरेज आ जाएगा 300, यानी ऑप्शन बी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि 2 ट्रेनें हैं, रेलगाड़ियाँ हैं, एक 153 मीटर लंबी है और दूसरी 127 मीटर लंबी है। वो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं 7.2 सेकंड में। तो हमसे पूछा है कि इन दोनों की जो कंबाइंड स्पीड यानी दोनों की स्पीड मिलाकर कितनी है। हम जानते हैं इसका सूत्र होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमसे कहा क्योंकि विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में जब जाती हैं तो इनकी चाल जुड़ जाती है, तो चाल हम यहाँ से निकल ही आएगी हमारी। तो स्पीड ही मान लेते हैं इसे। डिस्टेंस होता है जो तय की गई दूरी, यानी दोनों रेलगाड़ियों ने कितनी दूरी तय की एक दूसरे को पार करने में, यानी एक दूसरे को पार करने में कितनी दूरी तय की, इतनी की लंबाइयाँ हैं। और समय हमें दिया है 7.2 सेकंड। तो चलिए देखते हैं, ये यहाँ से हो जाएगा 280/7.2। अब इसे हल करते हैं, तो इसे हम करते हैं 0 ऊपर कर लेते हैं, इसे 4 से काटते हैं हम, तो ये आएगा 4 एकम 4 4 अट्ठे 32, और ये 4 से 700 बार। अब यहाँ से हम देखते हैं तो कितनी बार जाएगा, 2 से ये जाएगा 9 बार और ये जाएगा 350 बार। तो ये आ गया, तो ये आ गया यहाँ से 350/9। लेकिन ये तो हमें आंसर में ऐसा कहीं दिया ही नहीं है, पर आंसर में दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में। अभी हम जो निकाल रहे हैं ये है मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से करते हैं गुणा, तो ये इस तरह से कटेगा, ये 2 बार, ये 5 से 7, यानी ये आ गया 140 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमें दिया हमारे ऑप्शन ए में। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमें दिया है कि एक फ्रैक्शन है, ये 7/3, मतलब कोई फ्रैक्शन है, उसमें जब 7/3 को जोड़ा जाता है तो आंसर जो आता है वो आता है 4। तो हमसे पूछा है फ्रैक्शन क्या है। हम मानते हैं कि वो फ्रैक्शन जो है इसे हम मान लेते हैं एक्स है। हमसे कहा इसमें 7/3 जोड़ दो तो 4 आ जाता है। देखते हैं एक्स का मान क्या आएगा यहाँ से। तो यहाँ से एलसीएम 3, 4 तिया 12, 12 माइनस 7 ये यहाँ से आ जाएगा 5/3। ये फ्रैक्शन कितना है, 5/3। 5/3 को हम लिख सकते हैं 1 सही 3/2। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमसे कहा है इसमें से कि चारों ऑप्शन में से कौन सा एक रेशनल नंबर नहीं है।
रेशनल नंबर यानी जैसे हम पी बटे क्यू यानी पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। पहले हम देखते हैं ये 4 की घात है 32 पर, तो पहले 32 के हम गुणनखंड करें तो ये होता है 2 की घात 5। तो 2 की घात 5, तो 2 की घात 5 और ये हमें दिया था ये 4, यानी हम इसमें से 2 के 4 गुणनखंड जो होंगे यानी इस तरह से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, हम 4 को बाहर निकाल सकते हैं और 2 अंदर रह जाएगा हमारा, तो ये होगा 2 अंडर रूट 2। अब हमें ये दिया है 64, तो 64 के हमारे होते हैं, होता है 2 की घात 2 की घात 6 और यहाँ हमें क्यूब रूट निकालना है इसका। तो क्यूब रूट के लिए हम जानते हैं 64 का क्यूब रूट सीधा सीधा होता है 4। चलिए हम देखते हैं अगला हमारा क्या है। अगला है 32 यानी 2 की घात 5 और यहाँ पर हमें 5 की घात दी गई है, यानी ये सीधा सीधा इसका जो आंसर आ जाएगा इस तरह से, तो ये आ जाएगा इसका 2 और ये है 27 का क्यूब रूट होता है 27 का क्यूब रूट होता है हमारा कितना 3। तो यानी इन सब को ये जो भी है हमें इन्हें पी अपन क्यू में लिख सकते हैं। किस तरह से, 4 है तो इसे हम 4/1 लिख सकते हैं, 3 है 3/1 लिख सकते हैं, और हमारा जो यहाँ आया था कितना ये 2 आया 2/1 लिख सकते हैं। पर हम 2 अंडर रूट 2 को बटे में नहीं लिख सकते कुछ भी, यानी यही हमारा एक इर्रेशनल नंबर है यानी नॉट रेशनल। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ये जो समीकरण है ये x-8 से अगर परफेक्टली डिविजिबल है तो a का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि x-8 से अगर परफेक्टली डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि x का मान यहाँ पर 8 रख दें हम। चलिए रखते हैं, तो ये 3 x की जगह 8 रख दें, तो 8 का स्क्वायर प्लस a x की जगह 8 + 4 बराबर 0, और ये a है यहाँ पर। तो ये 8 का स्क्वायर 64, 8 8 64, 64 दिया 192 प्लस 8a + 4, तो ये हो गया 8a + 196 बराबर 0। तो a का मान यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 196/8। देखते हैं इसे हल करने पर, ये 2 बार 8 दूनी 16 और 3 8 चौका 32 और 8 पंजे 40। हमारा सही जवाब होगा -24.5। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। उनसे कहा है कि किसी पर्सन ने एक टी सेट को 3540 रुपये में बेचा, जो कि इसके कॉस्ट प्राइस से 41% नीचे था, यानी इसका मतलब 41% की इसको हो गई हानि। तो हमसे पूछा है कि अगर वो 11% का प्रॉफिट बनाना चाहता था तो उसे इसी सेट को कितने में बेचना था। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हमें दिया है 3540 रुपये में इसने बेचा है, कब, जब इसे 41% की हानि हो गई यानी बिलो द कॉस्ट प्राइस, और 11% हमसे पूछा है कि 11% का प्रॉफिट बनाने के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि 3540 से तो ज़्यादा बिकना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई भी जो ऑप्शन है वो 3540 से ऊपर तो है ही नहीं, इस प्रश्न में कुछ गलत है। चलिए इसे हम बाद में देखेंगे। करते हैं अपना अगला प्रश्न। हमसे कहा है कि हाउ मैनी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द 512 आर परफेक्ट स्क्वायर, यानी 512 के कितने फैक्टर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो चलिए इसको हम करते हैं गुणनखंड। तो 512 क्या होता है, 512 होता है हमारा, चलिए इसके हम अलग से यहाँ गुणनखंड करके देखते हैं। इस तरह से 2 से काटते हैं, ये आएगा हमारा 256, यहाँ से 128, यहाँ से 64, यहाँ से 32, यहाँ से 16, यहाँ से 8, यहाँ से 4, और फिर 4 में जब हम इस तरह से देंगे तो ये 2 और ये 1, यानी कितने आ गए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 की घात 9। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 5 परफेक्ट स्क्वायर हैं। कैसे, 256 ये 16 का स्क्वायर है, 64 ये 8 का है,
16 ये 4 का है, 4 ये 2 का है और एक को हम परफेक्ट स्क्वायर लेते ही हैं। तो हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि एक शॉपकीपर ने 2 चीज़ें बेची, एक को 25% के प्रॉफिट पर तथा दूसरे को 15% के लॉस पर, और उसे कुल मिला के 35 रुपये का एक फ़ायदा हुआ। फिर हमसे कहा गया है कि जो आइटम 25% के प्रॉफिट पर बेचा है तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 15% लॉस पर बेचे गए आइटम से 2 गुना है। तो हमसे पूछा है कि इन दोनों के कॉस्ट प्राइस का सम क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसे। फिर हम मानते हैं कि 2 आइटम है ए और बी। जब एक का कॉस्ट प्राइस दूसरे दुगना तो हम मानते हैं ए का 100 है और दूसरे का है 200। ठीक है, दूसरे का 200 है और हमसे कहा है कि ए को, यानी जो 25% प्रॉफिट पर आइटम बेचा गया है इसका कॉस्ट प्राइस दूसरे दुगना है, यानी कि 200 वाला जो है इसका कॉस्ट प्राइस 200 रुपये, उसे 25% प्रॉफिट पर बेचा गया। तो 200 का 25% हो गया 50, और इसे बेचा गया 15% की लॉस पर। तो इसका 15% लॉस के बाद जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था, या इसका 15% 15 ही हो गया, लेकिन सेलिंग प्राइस इसका था 85। अब हमसे पूछा है कि हमसे कहा है कि उसे 35 रुपये का लाभ हुआ है। तो चलिए देखते हैं। जब इसका कॉस्ट प्राइस 200 रुपये है, इसका कॉस्ट प्राइस 100 है, तो इनके कॉस्ट प्राइस का सम यहाँ हो गया 300, और इस पर 50 रुपये का फ़ायदा हुआ है तो ये चीज़ हो गई 250 रुपये की, और इस पर 15% घाटा हुआ तो ये हो गई 85 की। तो इन्हें जब हम जोड़ते हैं तो ये कितना आएगा, ये आएगा 250 प्लस 85, तो हो गया 335, यानी 335 रुपये टोटल सामान का सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है, और हमें दिया भी यहाँ पर ये 35 रुपये ही है। तो यानी कि हमारा सीधा सीधा जो हमसे पूछा है कि सम ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो सीधा सीधा सम हो गया 300 रुपये, यानी ऑप्शन ए हो गया हमारा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि कोई चीज़ है जो कि 15 मीटर चलती है 4 सेकंड में, और दूसरी चीज़ है वो 16 मीटर चलती है 3 सेकंड में, तो इनकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना होगा, ये 15 और 16 यानी 31 मीटर, और टाइम कितना है 4 और 3 7, 31/7। तो ये आ गया 7 चौके 28, और वहाँ बचा 3, फिर 7 चौके 28 और उधर 2, तो ये 7 या लगभग 3, यानी 4.43 मीटर प्रति सेकेंड, यानी हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि बाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट 40, यानी 6 सही 2/9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 40 मिल जाए। तो हम मानते हैं कि नंबर x है और हमें 40 मिल जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, हो गया 9, इसे हल करते हैं, हो गया 9 6 54 और 2 56, 56/9 गुणा x बराबर 40। तो x का मान यहाँ से निकालते हैं, ये हो जाएगा 40 गुणा 9/56। 4 से ये जाएगा 14 बार, और ये 4 से आएगा 10 बार, ये 2 से 7 बार, और ये 2 से 5 बार। तो ये हो गया 45/7। 45/7 को हम लिख सकते हैं 7 6 42, यानी 6 सही 3/7, और ये हमें दिया ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन डी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ये हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न है। इसमें कहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी बॉलें हम बना सकते हैं एक स्टील के गोले से जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। चलिए देखते हैं। हम जानते हैं गोले का जो, क्योंकि दोनों ही स्थिति में आयतन बराबर रहेगा, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3। r यहाँ दिया है हमें 6 का क्यू, और 1 सेंटीमीटर वाली हमें बॉलें बनानी है, तो बॉलें भी हमारा गोला ही होता है, तो यहाँ 1 का क्यूब, तो ये पूरा इस तरह कट जाएगा, और 6 का क्यूब होता है हमारा 216, यानी 216 बॉलें बनाई जा सकती हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन जो कि 28 सितंबर को पहली शिफ्ट में आए थे ग्रुप डी में। उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे। अगर हमारे ये क्वेश्चंस, हमारी ये कोशिश आपको पसंद आ रही है तो
प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ग्रुप डी में काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा था और अब उसका एग्ज़ाम कुछ दिनों में हमें उम्मीद है कि होने वाला है। तो तब तक आप प्रैक्टिस में बने रहें और अपने दोस्तों को भी इसमें लगाएं। इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियोस ला रहे हैं। अभी ये पहली वीडियो थी ग्रुप डी के लिए, अभी हम और वीडियो भी लाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।